और शुरू में एक 30-35 मिनट मैं आदरणीय नायक भूपेंद्र नारायण मंडल जी के बारे में कुछ कहूंगा। और जैन साहब ने एक बड़ा सुंदर नोट हम सबके नाम व्हाट्सएप पर भेजा है, उनका अध्यक्षीय वक्तव्य होगा। कुछ और लोग श्रद्धांजलि देना चाहेंगे तो उनको जोड़ा जाएगा। जैसा कहा कि 8:30 तक अगर पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आदरणीय अनिल जी बैठक का संचालन करें। नहीं, संचालन क्या करना है इसमें, तो आज के सभापति या अध्यक्ष तो प्रोफेसर राजकुमार जैन हैं जी हाँ। और मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद कुमार हैं। तो बस मैं जैन साहब को अध्यक्षता आरंभ करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों के लिए एक सुखद अवसर है कि हम इतने साल के बाद भूपेंद्र बाबू को याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाजवादी समागम में भी उनके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं किया गया। हम एक बिहार के होने के नाते थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते थे और उसी दरमियान प्रोफेसर आनंद कुमार जी से भूपेंद्र बाबू के पोते हैं दीपक प्रसाद जी, जो कार्यक्रम में शामिल भी हैं और वो भी कुछ अपनी बात रखेंगे, मेरा ये मानना है कि। और उन्होंने इस बीच में मेरे पास 5 किताबें भिजवाई भूपेंद्र बाबू का, और वो मैंने अभी अपने सभी साथियों को मैंने दे भी दिया, और जिन जिन लोगों को दिया सब ने उस किताब की बहुत प्रशंसा की कि यार ये तो व्यक्ति कहाँ पे छुपे हुए थे। और मैंने कहा छुपे कुछ नहीं थे। आजकल होता यह है कि जो लोग बहुत चर्चित हो जाते हैं फिर सब लोग उन्हीं पे फोकस करते हैं। जैसे हम लोग मंडल कमीशन को लेकर के बात करते हैं, बीपी मंडल जी की बात करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी समाजवादी परंपरा में बीएन मंडल जी को भूल गए थे, या शायद हम लोगों को उस तरह से याद भी नहीं रहा। लेकिन जहां तक मुझे पता है 2 लोग यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर राजकुमार जैन और प्रोफेसर आनंद कुमार, जो भूपेंद्र नारायण मंडल जी से व्यक्तिगत रूप से मिल भी चुके हैं। उनके जगह उनके यहाँ इन लोगों का आना जाना भी रहता था और इनकी मुलाकात भी होती रहती थी। हम लोग कभी मिले नहीं। इसका कारण ये था कि 75 में उनका देहांत हो गया था। तब तक हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम लोगों को इस तरह की चीजों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। लेकिन भूपेंद्र नारायण मंडल जी बिहार के समाजवादी नेताओं में और खास करके स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के जो 42 का आंदोलन था उसमें बहुत अहम भूमिका निभाए थे। और उसके बाद वो समाजवादी विचारधारा में आए, लोहिया के साथ आए, लोहिया के साथ अंत तक रहे और वो अपने विचारों पर अडिग रहे। उनके बारे में एक बार कहा जाता है कि वो राज्यसभा के सदस्य थे जब संवित सरकार बनने की बात हुई थी और उनको मंत्री बनाने की बात चली, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि लोहिया जी का ये निर्णय है कि जो लोकसभा या राज्यसभा में व्यक्ति है वो मंत्री नहीं बनेगा। और उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया। उसके बारे में जैन साहब और आनंद जी ज्यादा विस्तृत रूप से बताएंगे कि किस तरह से बीएन मंडल जी ने अपनी राजनीतिक पारी खेली है और 1904 से लेकर 1975 यानी कि 71 वर्ष की राजनीतिक कैरियर में उन्होंने समाजवाद, खास करके बिहार में और दिल्ली में, उन्होंने समाजवादी विचारधारा को बड़ी पैनी नजर से रखा, जिया और हम लोगों के एक आदर्श के रूप में आज भी जीवित हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि बीएन मंडल जी के नाम से मधेपुरा में वर्तमान सरकार के द्वारा वहां पर एक यूनिवर्सिटी का भी गठन किया गया। और आज मैंने बिहार के बहुत सारे न्यूज में मैंने देखा तो बड़े पैमाने पे बीएन मंडल जी का
के बारे में कार्यक्रम मनाया गया और इसी चीज को लेकर के हम आज समाजवादी समागम में उनकी चर्चा करने बैठे हैं। मैं अब प्रोफेसर राजकुमार जैन से अध्यक्षता के लिए आग्रह करता हूं और उसके बाद इसके मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद कुमार होंगे जो हम लोगों को विस्तृत रूप से उनके बारे में बताएंगे, इन दोनों लोगों को। उसके बाद और जो भी साथी को जो भी बोलना है वो आप बोल सकते हैं अध्यक्ष जी के परमिशन से। अध्यक्ष जी जिनको परमिट करें वो आप बोल सकते हैं। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर राजकुमार जैन आज की बैठक की अध्यक्षता करें और प्रोफेसर आनंद कुमार मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखें। धन्यवाद। प्रोफेसर राजकुमार जैन। सभी साथियों को नमस्कार। साथी अनिल ठाकुर ने आज के संदर्भ में, आज की चर्चा के संदर्भ में उसके सारे आयामों को हमारे सम्मुख अभी सबके सामने प्रस्तुत किया। जैसा कि अनिल बता रहे थे, हम लोग यानी कि समाजवादी हमारे वो गौरव के पुरखे जिन्होंने हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन के इस वटवृक्ष को जमाया था, सींचा था, उसमें मंडल जी उसकी पहली कतार के हमारे नायक थे। जो पहला बिहार की विधानसभा में जो विधान सभा के सदस्य के रूप में मंडल जी ने ही हमारी वहां पर नुमाइंदगी की थी। मंडल जी का सोशलिस्ट पार्टी से क्या संबंध था या उनकी क्या हैसियत थी, 1959 में तमिलनाडु में ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी का उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये अकेली नजीर बताती है कि वो समाजवादी आंदोलन, सोशलिस्ट तहरीक में उनका क्या स्थान था। तो आज की चर्चा में हालांकि अनिल ने कुछ विषय एक इसके साथ जोड़ा है, लोकतंत्र, समाजवाद, उस पर भी चर्चा आज के बाद उन्हीं संदर्भ में आनंद जी करेंगे। तो मूल बीज वक्तव्य हमारा आनंद जी अभी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो जो साथी भी अपने विचार रखना चाहते हैं वो सब लोगों को समय की बाध्यता के बावजूद लिमिटेशन के साथ हम लोग उनको सुनेंगे और अंत में इसी तरह से आज की चर्चा का समापन होगा। तो अब मैं प्रोफेसर आनंद कुमार से ये अनुरोध करूंगा कि आज का मुख्य जो हमारा चर्चा का विषय है उस पर विस्तृत आयामों को वो हमारे सबके सामने रेखांकित करें। प्रोफेसर आनंद कुमार। सर माइक ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद प्रोफेसर राजकुमार जैन जी। साथियों नमस्कार। मेरा ये सौभाग्य है कि समाजवादी आंदोलन की लोहिया धारा के प्रबल प्रतीक श्री भूपेंद्र नारायण मंडल की स्मृति में हो रही इस चर्चा में मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का मौका मिल रहा है। जैसा बताया गया, देश की राजनीति में एक भोग की धारा चली, एक कर्म की धारा चली, संघर्ष की धारा चली और अत्यंत सुशिक्षित होते हुए भी, अत्यंत संपन्न परिवार के होते हुए भी और सत्ता की राजनीति में अपनी दावेदारी साबित कर सकते थे सन 42 के नायक होने के नाते। भूपेंद्र नारायण मंडल जी ने 1948 के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग सोशलिस्ट पार्टी के रूप में बाहर आए, उसके एक बड़े नाम थे। उसके बाद जब
समाजवादी आंदोलन में कलह का एक दौर चला। डॉक्टर लोहिया, मधुलिमा आदि निकाले गए। एक नई पार्टी बनी, सोशलिस्ट पार्टी, की दूसरे तक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी थी। तो मंडल जी ने डॉक्टर लोहिया के पक्ष को उचित माना और उस समय की समाजवादी पार्टी के बिहार के वो सबसे बड़े प्रवक्ता बने। कर्पूरी जी, रामानंद तिवारी जी वगैरह उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हुआ करते थे। भूपेंद्र नारायण मंडल जी ने अपनी जो जगह बनाई उसका एक प्रमाण ये था, डॉक्टर लोहिया की निगाह में उनकी जो जगह थी वो ये 1956 में जब पार्टी बनी, उससे पहले अध्यक्ष के रूप में मामा बालेश्वर दयाल जी को बनाया गया। उसके दूसरे अध्यक्ष के रूप में 1959 में जब पार्टी का अगला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो श्री भूपेंद्र नारायण मंडल पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। उस समय के नेताओं में राममोहन लोहिया जी तो थे ही, लेकिन राज नारायण, मधुलिमा जैसे दिग्गज भी थे। उन सबको सम्मान देते हुए भी पार्टी के लोगों ने भूपेंद्र नारायण मंडल जी को अपना अध्यक्ष बनाया। इससे उनकी महत्ता का आपको अंदाज लगना चाहिए। मैंने उनको, जब मैं पढ़ने आया बनारस से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 72 से 74 के बीच में, उनको देखा। इतने सामान्य व्यक्ति, जैसे कोई साधारण कार्यकर्ता जैसा उनकी पोशाक, मझोला कर और चेहरे पर एक जिज्ञासा का भाव। लेकिन इतने बड़े नेता हैं, वो जब आप उनसे पूछे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। अक्सर मैं उनको दिल्ली के सोशलिस्टों के बीच में एक शांत भाव से बैठे हुए एक बड़े नेता के रूप में देखता था और मुझे कई बार उनसे बिहार के बारे में चर्चा करने का मौका मिला। वो बिहार आंदोलन की शुरुआत के दिन थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने अपने सांसद होने के नाते जो एक 1.5 कमरे का एक और आवास मिलता है हर सांसद को, जहां वो अपने सहयोगी को रख सकते हैं, उसको उन्होंने, वो साउथ एवेन्यू में हुआ करता था और श्री किशन पटनायक को दिया। श्री किशन पटनायक 1971 के चुनाव में लोकसभा में जीत नहीं सके थे। तो हम लोग अक्सर किशन जी से बात करने के लिए, उनकी चर्चा सुनने के लिए जेएनयू के छात्र छात्राएं आया करते थे। और उसी 1.5 कमरे के मकान में जो भूपेंद्र नारायण मंडल जी ने किशन जी के रहने के लिए दिया था, वहां मिला करते थे। साथियों, श्री भूपेंद्र नारायण मंडल ने उत्तर प्रदेश के बड़ी पार्टी के होने के बावजूद जैसी गठी हुई पार्टी बिहार में बनाई, उसमें आदिवासियों से लेकर के अल्पसंख्यकों तक की जगह थी, नौजवानों से लेकर किसान आंदोलनों का समर्थन था और उसमें उनका दिन रात लगे रहना बड़ा योगदान था। आज जो अगड़ावाद पिछड़ावाद चल रहा, उस समय देश की राजनीति में नहीं था। ये 50 और 60 के दशक की बात है। उस समय गरीब और अमीर की लड़ाई के बीच में राजनीति झूलती थी और गरीबों की पार्टियों के रूप में समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जैसा नाम हुआ करता था। कांग्रेस बीच बचाव की पार्टी हुआ करती थी और अक्सर कांग्रेस में समाजवादी आंदोलन से लोगों के जाने का सिलसिला भी बना रहता था। बिहार में भी कई लोग, मामाया प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेता शुरू में समाजवादी थे, बाद में कांग्रेस में चले गए। लेकिन भूपेंद्र नारायण मंडल एक छोटी धारा के नायक होकर के, उसमें भी एक टूटी हुई धारा के नायक होकर के जिस विश्वास के साथ राजनीति करते रहे, वो लोहिया के बिहार में प्रवक्ता और प्रतिनिधि के तौर पर जाने गए। उन्होंने सदन में आतिशबाजी करने की बजाय सांसद और विधायक के रूप में जो उनको एक अलग दर्जा था, उसका इस्तेमाल जन आंदोलनों के संगठन में किया और बहुत सहज भाव से छोटे छोटे कस्बाई कार्यक्रमों में जाया करते थे। और हम लोगों को लगता था मंडल जी जैसे लोग कब सफल होंगे। तब अभी 74 की आंधी चली नहीं थी, तो हम लोगों को लगता था कि ये तो एक रेगिस्तान की सिंचाई कर रहे हैं। और वो एक मौन भाव से साधक के रूप में, कर्मयोगी के रूप में हम लोग के सामने उनका एक उदाहरण रहा करता था। राज नारायण जी उनका बहुत आदर करते थे और अक्सर सुबह या शाम उन लोगों के आपस की वार्ता भी हुआ करती थी। उस समय बेचैनी यही थी कि क्या किया जाए। 1971 का चुनाव हो चुका था, चारों तरफ इंदिरा कांग्रेस का डंका बज रहा था।
फिर बांग्लादेश का युद्ध हुआ, पाकिस्तान 2 टुकड़े में टूट गया, पाकिस्तान का शिमला समझौते के लिए भारत के साथ सरेंडर हुआ, तो इंदिरा गांधी का दर्जा और बड़ा हो गया। और ऐसे में इंदिरा गांधी के विरुद्ध राजनीति करना, उनके दल से अलग की राजनीति करना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए उस समय कुछ लोग कांग्रेस के ध्रुवीकरण के आह्वान पर राजनारायण जी और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर के कांग्रेस में भी मिल गए। कई कारण थे दल बदलने के, व्यवहारिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सत्ता की राजनीति का कारण था। लेकिन भूपेंद्र नारायण मंडल जी अनासक्त कर्मयोगी की तरह से समाजवादियों का झंडा लेकर के आगे आगे चलते रहे। ये सही है, उनके नाम पर बिहार में एक विश्वविद्यालय भी है। लेकिन ये भी सही है कि जब आप भूपेंद्र नारायण मंडल की चर्चा करते हैं तो भारत ही नहीं, उत्तर भारत ही नहीं, बिहार में भी बहुत लोगों को उनकी कोई याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना कोई व्यक्तिगत दायरा नहीं बनाया। उस समय के समाजवादी कुछ करने में विश्वास रखते थे। एक बार डॉक्टर लोहिया ने एक लेख लिखा था कि जब से सभी सरकारें बनी हैं, हमारे बीच में एक नई बीमारी आ गई है। पहले हम कुछ करना चाहते थे, अब कुछ करना तो दूर हो गया, कुछ बनना चाहते हैं, मंत्री बन जाएं, विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं। और इस बीमारी ने हमारे आंदोलन का बड़ा नुकसान किया है। श्री भूपेंद्र नारायण मंडल इसके अपवाद थे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को जिस सहज भाव से अपना नेता माना वो स्मरणीय है। लेकिन वरिष्ठता के नाते भूपेंद्र नारायण मंडल जी कर्पूरी जी से कहीं आगे थे। कर्पूरी जी सन 42 के कार्यकर्ता थे, मंडल जी सन 42 के नेता थे। कर्पूरी जी का परिचय होने में कुछ वक्त लगा लोहिया से, वो 66-65 में मिले। भूपेंद्र नारायण मंडल डॉक्टर लोहिया से 42-43 से मिले हुए थे। लेकिन जो राजनीति का तकाजा था, अति पिछड़ों को आगे लाने की कसम थी, उसके वो प्रतीक बने। और उन्होंने बहुत सहज भाव से, जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का मर्जर हुआ, एकता हुई, तो वो एकता सबसे कामयाब बिहार में हुई। उसका कारण भूपेंद्र नारायण मंडल और कर्पूरी ठाकुर की समझदारी थी। एक बात और जो कहना जरूरी है कि उस समय सांसद होना अपने आप में गौरव की बात थी। एक तरफ कांग्रेस की प्रचंड संसदीय शक्ति, दूसरी तरफ मुट्ठी भर समाजवादियों का छोटा सा गिरोह। उस गिरोह में मधुलिमय एक सितारे के तौर पर थे, किशन पटनायक थे, राजनारायण थे, डॉक्टर लोहिया थे। लेकिन सबको मिला करके भी कांग्रेस के मुकाबले में कुछ ठहरता नहीं था। पहले जवाहरलाल जी का जादुई व्यक्तित्व, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का आकर्षण, फिर भी सिद्धांत में जो आस्था थी उसके वो प्रतीक थे, सादगी में जो ताकत थी उसके वो प्रतीक थे। और इसीलिए उन्होंने वो जो जन और मैनकाइंड पत्रिका निकली, आप अभी भी खोजेंगे तो जो उस समय की पत्रिका निकलती थी हैदराबाद से, उसके संपादक मंडल में उनका नाम डॉक्टर लोहिया ने खुद रखा था, क्योंकि वो बुद्धिजीवी भी थे। लेकिन उन्होंने कलम की बजाय माइक और संसद की बजाय, गोष्ठी कक्षों की बजाय सड़क का रास्ता पकड़ा। इसलिए उन्होंने अपना मौलिक लेखन कुछ ज्यादा नहीं किया। लेकिन जो उनके भाषण, जैसा कहा जी ने, अगर उनके भाषणों को पढ़ा जाए तो समाजवादी की समझ, समाजवादी की आलोचना, समाजवादी कसौटी उसमें मिल जाएगी। ये नेता भी थे, ये कार्यकर्ता भी थे, ये प्रशिक्षक भी थे, ये सत्याग्रही भी थे। ऐसे लोग, इन्हीं लोगों के बल पर समाजवादी आंदोलन की नींव बिहार में रखी गई। और आज अगर बिहार में सारी राजनीति समाजवादियों के वारिसों के बीच में घूमती रहती है, उसका बहुत बड़ा योगदान श्री महेंद्र नारायण मंडल जैसे कर्मयोगियों को रहा है। ये अलग बात है कि हमने उनको अपना आदर्श बनाने से इनकार किया और उनके रास्ते में, उनका रास्ता चलना बड़ा कठिन है। उसमें परिवारवाद नहीं है, उसमें जातिवाद नहीं है, उसमें पैसावाद तो बिल्कुल नहीं है, संसदवाद तो कतई नहीं है। और उसके बावजूद भूपेंद्र नारायण मंडल सारे समाजवादियों के आदरणीय बने रहे। हम आज आप सबके साथ मिल करके उनकी याद में अगर कुछ समय बिता रहे हैं तो एक तरह से जो राख पड़ गई है उन अंगारों को आप फिर से जिंदा कर रहे हैं। श्री भूपेंद्र नारायण मंडल मार्गदर्शक थे, रोल मॉडल थे, नायक थे और सबसे बड़े समाजवादी थे। बिहार सामंतों का इलाका था, बिहार जातिवादियों का इलाका था। बिहार में आज से तब भी पैसे का जोर चलता था, गुंडों का जोर चलता था। और ऐसे में अपनी औकात बनाना, अपनी हैसियत बनाना, अपनी धारा बनाना, ये मामूली काम नहीं था।
लेकिन आप देखेंगे लोहिया के जीवन में जब जब ऊर्जा की जरूरत हुई वो बिहार के दौरे पर निकल जाते थे, और बिहार के दौरे में उनके एक साथी भूपेंद्र नारायण मंडल के साथ हुआ करते थे। लोहिया के अत्यंत निकट लोगों में भूपेंद्र नारायण मंडल जी का नाम हमेशा चमकता रहेगा। यह अलग बात है, डॉक्टर लोहिया के जब संसद में निधन हुआ तब मंडल जी इसके बाद दिल्ली आए, इसलिए दिल्ली के दायरे में भी उनका वो पहचान नहीं थी। लेकिन बिहार में हर इलाके में जहाँ भी समाजवादी अगर होता था वहाँ भूपेंद्र नारायण मंडल जी का दौरा साल में एक बार जरूर हुआ करता था। उन्हीं की शैली को बाद में कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनाया और घर घर में कर्पूरी ठाकुर की भी पहुंच हुई। एक पांव जेल में एक पांव रेल में, ये मुहावरा जिन लोगों को देख करके बना उसमें भूपेंद्र नारायण मंडल एक बड़े नेता, एक बड़े नायक का नाम था। मैं आज ये आशा करता हूँ कि हमारे बीच में जब नेतृत्व का संकट है, हमारे बीच में जब दिशा का संकट है, हमें लगता है कि चुनाव में तो हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं, ऐसे में अगर प्रेरणा लेनी है तो भूपेंद्र नारायण मंडल, मामा बालेश्वर दयाल, ऐसे लोगों के काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा, उनकी सोच को समझना पड़ेगा, उनके आस्था के आधार को समझना पड़ेगा, और उस सबसे ज्यादा समाजवाद के भविष्य के बारे में हमको लगातार सृजनशील रहना पड़ेगा। भूपेंद्र नारायण मंडल की पीढ़ी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के आगे चल करके समाजवाद के मुद्दे को उठाया, जमींदारी खात्मे से लेकर के जाति तोड़ों तक, इन सब में पटना का बड़ा योगदान था, और इन पटना के आयोजनों को करने में भूपेंद्र नारायण मंडल जी का योगदान हुआ करता था। मुझे याद है जाति तोड़ो सम्मेलन, अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन, भारत हिमालय बचाओ सम्मेलन, दाम बांधो सम्मेलन, लोहिया के जितने कार्यक्रम होते थे अन्य राज्यों में हो चाहे न हो, बिहार में जरूर हुआ करते थे। उसका कारण ये था कि वहाँ एक ठोस बुनियाद थी, मुट्ठी भर लोग थे लेकिन बड़े मजबूत लोग थे, बड़े साहसी लोग थे, बड़े सक्षम लोग थे, बड़े त्यागी लोग थे। आइए हम उनको प्रणाम करें, उनकी कहानी को फिर से याद करें। मुझे लगता है कि समता मार्ग में उनकी कुछ रचनाएं छपेंगी, उनके व्यक्तित्व के बारे में अभी राजकुमार जैन जी ने एक बड़ा सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया है, लंबा लेख है, पढ़ने लायक है, हर पैराग्राफ उसमें नई नई जानकारियां देता है। मैं जैन साहब के साथ और आप सबके साथ मंडल जी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। सभी को एक आपसे अनुरोध है, कृपया अपना एक संक्षिप्त परिचय जरूर दे दीजिए साहब। जरूर सर, मैं आशीष रंजन हूँ और शोधार्थी हूँ पटना विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में। और एक बात मेरा ये भी है कि भूपेंद्र राव का मैं पारिवारिक संबंध रखता हूँ। तो आज मेरे गांव में भी, यहाँ पर भी जयंती समारोह मनाया गया, तो इसको लेकर के जो अपने परिवार में मैंने सुना है उसको आप सबसे शेयर करता हूँ। भूपेंद्र बाबू का जो जन्म हुआ कोसी के अंचल में हुआ, और जो कालखंड है 20वीं सदी का है, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ से निकल करके जो भारत की चित्र है वो आपको कोसी में मिलेगा। जो लसारी है, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, तो इन सब चीज के बीच भूपेंद्र बाबू का परिवेश हो रहा था। और एक जमींदार परिवार से थे, उनके पिताजी इस मधेपुरा के एक जमींदार थे, बाबू जयनारायण मंडल। और इन्हीं बीच में जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक पकड़ बनी, तो उसमें जैसे गांधी जी का प्रभाव आया, फिर डॉक्टर लोहिया के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, और 1942 का जो आंदोलन है, अगस्त क्रांति का आंदोलन, वहां से एक तरफ केंद्रीय कॉलेज भागलपुर है, वहां से प्रारंभिक शिक्षा लिया, फिर पटना विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई किया। तो उनके पास एक मार्ग था कि अपना पेशा जो है वकालत से शुरू करते, लेकिन एक दौर था राष्ट्रीय आंदोलन का, तो उसमें उनकी भूमिका किस प्रकार से हो। तो इसी परिवार से एक शिवनंदन प्रसाद मंडल साहब थे, उनके बड़े भाई, तो वो बिहार प्रदेश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। तो उनकी धारा कांग्रेस से संबंधित थी, लेकिन चूंकि लोहिया जी से जब संपर्क हुआ तो 42 के क्रांति में मधेपुरा जिला में यहाँ पर यूनियन जैक का झंडा उतार करके यहाँ के लोगों को एकत्रित करके और तिरंगा झंडा फहराया। तो एक पहचान मिली सन 42 में। फिर जब लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई, संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई,
तो लोहिया जी के साथ आ गए। और इस क्षेत्र में जहां पर कि भागलपुर और पूर्णिया का इलाका, संयुक्त रूप से 2 आपको लोकसभा का सीट हुआ करता था। एक सुरक्षित, जहां से कि एससी कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट का, और एक जनरल सीट हुआ करता था। एससी कैंडिडेट से बाबू किराय मुसर का एक बड़ा नाम आता है इस क्षेत्र में। प्रथम सोशलिस्ट दलित सांसद हम बोल सकते हैं। तो उनको जितवाने में जो इनकी संगठन का जो बल था, इसको अनुभव किए थे उस दौर में जब कांग्रेस सर्वे सर्वा हुआ करती थी पूरे भारतवर्ष में। तो वहां से एक संगठन के रूप में कैसे बीएन मंडल काम कर रहे हैं, तो इस चीज को पकड़ पाए डॉक्टर लोहिया। फिर जेबी कृपलानी साहब एक बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन इंडिफरेंस होने के कारण कांग्रेस से वे फिर से चुनाव में इस क्षेत्र में आते हैं। तो पहली दावेदारी स्थानीय स्तर पर बीएन मंडल साहब की थी, लेकिन उन्होंने अपना सीट जो है जेबी कृपलानी साहब के लिए त्याग किया। और जेबी कृपलानी चूंकि भारत के राष्ट्रीय नेता बन चुके थे, चूंकि गांधी जी के समय से काम कर रहे थे, तो उनको इस क्षेत्र में जेबी कृपलानी साहब को जगह दिया गया। तो जहां से जो राजनीतिक गति है वो आगे बढ़ती है। फिर 1952 का एमएलए का जो चुनाव हुआ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो एक मतलब एक वो कॉमन चीज आ जाता है कि बीपी मंडल साहब या बीएन मंडल साहब। तो बीपी मंडल साहब जो कि आगे चल करके पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन बने, वे कांग्रेसी थे शुरू से। तो और संबंध में भाई भी लगते थे, ममेरा फुफेरा। लेकिन उनके सामने एज ए सोशलिस्ट कैंडिडेट इन्होंने चुनाव लड़ा और मामूली अंतर से, मात्र 666 वोट के अंतर से इन्होंने चुनाव हार गया, पहला चुनाव। फिर उसी समय क्या हुआ कि 1952 के आम चुनाव में भी सोशलिस्टों को ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। तो हुआ कि भाई आखिर क्या कारण है कि हमें सफलता नहीं मिली है। तो एक चिंतन शिविर हुआ भागलपुर में और बिहार में, जो बातें निकल करके आई राष्ट्रीय फलक पर कि हमारे लोगों के बीच जिनकी हम वकालत कर रहे हैं, जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा का अभाव होने के कारण हम अपनी बातों को उस समूह तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो अपने स्तर से इस क्षेत्र में ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय है मधेपुरा का, इस कॉलेज के संस्थापक सचिव रहे, 1952-53 में स्थापित करवाए। यहाँ के और भी जो बुद्धिजीवी थे, जो व्यक्ति सहयोग कर पाए थे, तो उनसे सहयोग लेकर के, जैसे कीर्ति नारायण मंडल साहब का नाम आता है, सब लोगों से सहयोग लेकर के कॉलेज की स्थापना करवाए। भारत शिक्षा से किस तरह से हम अपने समाज से जुड़ सके। उसके बाद 1957 का चुनाव हुआ, उसमें पाहिल एज सिंह अपने पार्टी से पूरे बिहार में सिंगल विधायक के रूप में चुनाव जीते। और उसी दरमियान एक आर्यावर्त करके कोई पत्रिका होती थी, वो छापा था कि संसोपा या गोपड़ी छाप ने एक अंडा दिया। फिर वही समझिए कि भूपेंद्र बाबू थे तो विपक्ष की राजनीति में, लेकिन कभी भी अपने जो लिटरेसी है, जो आइडियाज है, उससे कभी समझौता नहीं किया। और वही पार्टी सन 67 तक आते आते बिहार में सरकार बदल देती है, बोले ना। तो ये फिर 1962 का जो चुनाव हुआ सर, आम चुनाव, उसमें बड़ी उपलब्धि इनको दिया गया, क्योंकि कोसी के क्षेत्र में बड़ा नाम डॉक्टर ललित नारायण मिश्र साहब का, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और बहुत बड़े नाम रेलवे मिनिस्टर थे। उनको बहुत ही साधारण मतलब बहुत ही कम खर्च में बैलगाड़ी से चुनाव
प्रचार करते थे, अपने लोगों से चटाई पर बैठ करके बात करते थे, संगठन चलाते थे। और ललित नारायण मिश्र साहब को हराना उस दौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और कांग्रेस को हराना, कांग्रेस के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ना, तो ललित बाबू चुनाव हारे। तो इससे पहले हमने आनंद साहब का एक लेक्चर सुना था, तो ज्वाइंट किलर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की संज्ञा इनको दिया गया। 1962 में जो चुनाव हुआ, इस क्षेत्र का जो सामाजिक स्थिति थी, तो जो सामंतवादी व्यवस्था, जो राजवाड़े थे, जो कांग्रेस के साथ थे, तो उन्होंने कोई छल प्रपंच करके और उस चुनाव को रद्द करवा दिया। 1964 में फिर चुनाव रद्द हो गया, फिर से उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव के वक्त राजनारायण जी बड़े समाजवादी नेता साथ में थे। दिल्ली के एक इशारे पर चुनाव का परिणाम बदल दिया गया और लखन चौधरी के रूप में कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीत गए। उसके बाद एक अलग क्रांति इस क्षेत्र में जगी। फिर पार्टी ने आगे बढ़ाया इनको और 1966 में राज्यसभा के लिए मेंबर बने। फिर रिपीट किए 1972 में राज्यसभा के मेंबर रहे, और राज्यसभा के मेंबर रहते हुए 1974 में फिर जब दिल्ली से गांव लौटे, गांव के बगल में अपने प्रियजन के बीच टेंगरा ग्राम है सर, वहां पर उनकी देहांत हुआ 1974 में 29 मई। फिर अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के 2 दफे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इनका जीवन जो हमने सुना है कि सादा जीवन जीते थे, और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि मैं क्या हूं कि सैद्धांतिक समाजवादी हूं, और जो प्रैक्टिकल समाजवादी है ना, वो बीएन मंडल साहब। और एक बार मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, तो उनसे उनके जो चाहने वाले थे बोले कि वकील साहब आप रिक्शा से चले आवास तक। तो बात हुई कि तो बीएन मंडल साहब का जवाब था कि भाई देखिए, मैं रिक्शा से जा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ मैं पैदल चलूंगा ना, तो हम अपने लोगों का समस्या ज्यादा अच्छे से सुन पाऊंगा, और फिर मैं उसका समाधान भी सही समय पर कर पाऊंगा। इस राजनीति, इस परिपाटी के, और कह सकते हैं कि बीएन मंडल साहब इस राजनीति को मजबूत करना चाहते थे। और जो कांग्रेस का उस दौर में राजनीति करना, कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करना बहुत बड़ी चैलेंज होती थी, जो आज भी संकट हम सबों के सामने है। विपक्ष को किस तरह से विपरीत परिस्थिति में काम करना हो, उसको अगर हमें समझना है तो डॉक्टर लोहिया को समझना चाहिए, बीएन मंडल साहब को समझना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक को समझना चाहिए। और उस दौर में उनका जो राज्यसभा का स्पीच है, उसमें तत्कालीन शासन के लिए उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में या किसी भी तंत्र में अगर कोई व्यक्ति या कोई शासक यह समझता है कि मैं जब तक हूं तब तक ही संसार में उजाला रहेगा, और मैं जब चले जाऊंगा तो अंधेरा छा जाएगा, इस तरह की मनोवृत्ति रखने वाले, चाहे वह कोई शासक हो, कोई सरकार हो, वह इस देश के समाज को रसातल में ले जाए। तो ये परिपाटी रही, और बाद में जो यहाँ के सोशलिस्ट लीडरों ने उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाया, जिसमें लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी का नाम है। अब तो 1990 में उनके नाम से लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्री काल में जब जनता दल की सरकार यहाँ बनती है, तो विश्वविद्यालय का गठन किया गया। यही सब हम लोगों ने सुना है सर, और एक विपरीत परिस्थिति अभी भी है देश के सामने, जब एक रंग में देश को रंगा जा रहा है।
तो हम लोग सीख लेते हैं अपने पुरखों से। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता रहा हूं कि रक्त पुत्र से ज्यादा मजबूत होता है विचार। तो मैं ज्यादा डिस्क्लोज कभी नहीं करता था इस बात को लोगों के सामने कि मैं उनसे संबंधित हूँ। लेकिन अब चूंकि आप लोगों ने थोड़ा सा परिवार के लोग होने चाहिए, तो मैं आपके समक्ष ये कर पाया। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आशीष, आपने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात और सब कुछ आपने रख दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब अध्यक्ष जी के आग्रह से और कौन साथी मंडल जी के ऊपर बोल सकते हैं, तो वो अपनी अनिल जी, भगवान सिंह जी हैं। अभी भगवान सिंह जी, अगर कुछ आप जो बोलना चाहे वो अपने आप बोले ना। भगवान सिंह जी, आप बोलेंगे? बिल्कुल। हेलो, हाँ जी जी जी। तो बोलिए, अपनी बात संक्षिप्त में रखिए। आवाज आ रही है हमारी? याद हेलो, आ रही है। अध्यक्ष जी, साथियों, आज ये भूपेंद्र नारायण जी को याद करके पुरानी बातें याद आ जाती है। हमारी सबसे पहली मुलाकात उनकी साउथ एवेन्यू में राजनाथ जी कहाँ हुई थी 1970 के आसपास। तब से मैं एक दो बार उनसे मिला, फिर वो ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर जो समाजवाद की, लोहिया की नीतियों की जो भूख थी वो हमेशा जगी रहती थी। और उनको, रामसेवक यादव को, मणिराम बागड़ी को, ऐसे लोग भारतीय राजनीति के लोहिया के शिष्यों में अब उसके बाद रहे ही नहीं कोई जो उनके विचारों को आम जनता तक फैलाए। डॉक्टर साहब कहा करते थे, इसी में पार्टी भी टूटी थी। आपको याद होगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब बनी थी तो ये निश्चित हो चुका था कि कांग्रेस के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ही सत्ता में आने वाली थी, और इससे नेहरू घबरा गए थे। लेकिन नेहरू को सबसे ज्यादा करीब से किसने का समझा? जो लोहिया ने उनको आनंद भवन में रह करके नेहरू की नीतियों को उन्होंने समझा, इसलिए लोहिया के वो कट्टर विरोधी, नेहरू के कट्टर विरोधी हो गए। क्योंकि वो समझते थे कि जब तक नेहरू को कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहेगी तब तक इस पूर्ण देश में समाजवाद नहीं आएगा। हम भाग्यशाली हैं कि आनंद जी और राजकुमार जी को देख रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। मैं अभी 1.5-2 साल से काफी बीमार रहा हूँ, इसलिए अभी 1.5 साल करीब बम्बई में रहा, इलाज कराता रहा। लेकिन अभी आया तो आनंद जी को सुना, राजकुमार जी को देखा तो मन में बहुत प्रसन्नता हुई। शशि शेखर जी को देख रहा हूँ, तो ये लोग लोहिया के विचारों को बता रहे हैं। आज जनता पूछती है लोहिया के विचार क्या है, वो लोग अब रहे नहीं कि लोहिया के विचारों को आम जनता तक फैलाते रहे। ये डॉक्टर साहब की बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब पार्टी टूटी, जब जयप्रकाश जी के प्रस्ताव से लोहिया निकाले गए पार्टी से, तो उसमें लोहिया ने कहा कि अगर तुमको एमपी एमएलए बनना है तो कांग्रेस में जाओ, हमारे साथ आओगे तो सामाजिक न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, समाजवाद के लिए तुमको आम जीवन खपाना होगा। और उन्होंने 10-15-20 लोगों को अपने परिवार से अलग करके उन्होंने कहा कि अपनी बातों को जनता के सामने कहो, चाहे 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, 1000 आदमी हो, लाख आदमी हो। और फिर 10 साल बाद हमारा समय आएगा और फिर उन्होंने जिस तरह से लोहिया का सबसे बड़ा यादगार 1967 का आम चुनाव है। इसलिए जो 1967 में जो लोहिया जी ने घोषणा पत्र किया था, उस घोषणा पत्र को आम लोगों के लिए पहुंचाने के लिए पुनः एक बात प्रकाशित होकर के मैं निवेदन करूंगा ये आनंद जी से, राजकुमार जी से, भाई हम लोग तो 80 साल की उम्र से ऊपर हो रहे हैं, तो ऐसे उस घोषणा पत्र को जो लोहिया ने तैयार करवाया था उसको आम जनता के बीच बांटा जाए। तब उसमें हम लोहिया के विचारों को लोग बीपी मंडल को या कर्पूरी ठाकुर को, रामसेवक यादव को, रामनरेश यादव को, ऐसे लोगों को हम समझ पाएंगे जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लोहिया के सिद्धांतों में खपाया है। तो आज
आज याद आते हैं आपके भूपेंद्र नाथ मंडल जी। ये बहुत अच्छा रहा कि आप हम भी दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, और आज राजकुमार जी का यह कल संदेश दे दिया था, तो मैं जुड़ गया हूँ। आनंद जी को भी देख रहा हूँ, बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि अपने साथियों को देख करके आनंद आता है। और एक लोहिया के सिद्धांतों को हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो कहते ही रहे, आम लोगों तक पहुंचाते ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भूपेंद्र मंडल को याद करता हूँ और उनको चरणों में प्रणाम करता हूँ, तो वो खास बन करके लोहिया के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद। धन्यवाद भगवान सिंह जी। कोई साथी और मंडल जी के बारे में अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं? कोई साथी मंडल जी के बारे में अपनी कोई बात रखना चाहते हैं? जी नमस्कार सर, मैं अजीत कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। 2 मिनट में अपने मन की बात बताना चाह रहा हूँ, अगर मतलब मंडल जी के बारे में बताइए। हाँ, मंडल जी के बारे में तो जहाँ तक मेरी जानकारी नहीं है, मैं बिहार से हूँ, लेकिन बीपी मंडल जी को मैं जान रहा था। बीएन मंडल जी का मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो संजोग से शब्दों जी की किताब जो आई उसके द्वारा मुझे पता चला कि हाँ बीएन मंडल जी ऐसे। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि नए लोग जो भी हैं, जो ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े तो और अच्छी बात है, उनके बारे में उनके विचारों को लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि नए लोगों को जोड़ा जाए इसमें। और खुशी हुई कि बहुत सारे पुराने लोग जुड़े हुए हैं इसमें। मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में हूँ, दिल्ली में ही हूँ। तो मैं चाहूंगा कि अब जैसे आशीष नए लोग के नए जमाने के लोग हैं, इस तरह के अधिक से अधिक लोग जुड़े इसमें। मेरी यही एक सुझाव माना जाए। धन्यवाद। कोशिश यही है कि इस तरह के कार्यक्रम करके नए से नए लोगों को जोड़ा जाए। और इसीलिए क्योंकि मंडल जी आज हमारे बीच में भले ही ना हो, लेकिन कम से कम उनकी चर्चा करके हम लोग उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। यही हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और कोई साथी? और कोई साथी? कोई मंडल जी के बारे में या अपनी कुछ बात, लोकतंत्र, समाजवाद या सामाजिक न्याय से कुछ संबंधित अपनी बात रखना चाहें तो संक्षिप्त में रख सकते हैं। मैं कुछ बोलूं? हाँ, नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम रणधीर गौतम है। नहीं, मैं तो पहले बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आशीष भाई को। उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से सारी बातें हम लोगों को बताई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम खासकर बिहार, जिसको हम समाजवाद की धरती कहते हैं, और बहुत ही होप हमेशा से रहा है और आज भी है उस क्षेत्र से जहाँ सामाजिक न्याय के विमर्श की राजनीति का एक पूर्ण उद्धार हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरा जो सोशलिस्ट मूवमेंट है, खासकर जैसे अगर हम कास्ट के पॉलिटिक्स को देखते हैं तो लोग पेरियार से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो जो त्रिवेणी संघ जो बनाया गया है, जिसमें 1930s के समय के बाद से ही आप देखेंगे बिहार में एक न्यू तरह का पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हो रहा है, और उसको कैसे मंडल जी जैसे लोगों ने विस्तार दिया, आधार दिया। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो पॉलिटिक्स विदाउट पावर हंगर का आता है, अभी हमने प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान जी के साथ जो रामनंदन मिश्र जी के ऊपर काम किया है, वो अभी आने वाली है 5 वॉल्यूम में। लेकिन उस दौरान मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत सारे जो नेशन बिल्डिंग का विमर्श है वो कहीं बहुत हद तक सामने नहीं आया है, क्योंकि सोशलिस्ट डिस्कोर्स सामने नहीं आया है। उसी में से एक कंट्रीब्यूशन बीपी मंडल जी का भी हो सकता है। और वो जो एक बात बार बार मुझे याद आती है, वो डॉक्टर लोहिया की, जब वो कहते हैं कि आई मॉल्ड सोशलिज्म एंड भूपेंद्र बाबू लिव्ड इट।
सो ये मतलब एक व्यक्ति जो अपने आप को सबसे बड़ा समाजवादी कभी नहीं मानता है, वो भूपेंद्र बाबू को एक लिव्ड सोशलिस्ट लेगेसी का वो एक एग्जाम्पल मानता है, तो वो क्या खासियत थी वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने विमर्श में आना चाहिए। और एक बात जो हम लोग भूल जाते हैं कि हमेशा से लोकल लैंग्वेज का जो पॉलिटिक्स है, जिसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की दिशा में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है बीपी मंडल साहब का। और उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पढ़ते हुए नज़र आई, 2-3 आर्टिकल में रेफरेंस के रूप में, कि ये जो डेमोक्रेसी में जो नागरिकता बोध है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए एक वोटर्स के आइडेंटिटी से। और वो जो सवाल करने वाला नागरिक पैदा करने का जो क्वेस्ट है, उसको भी हमको बहुत सलीके से समझने की ज़रूरत है। और जहाँ भी आजकल तो कॉर्पोरेट का पॉलिटिक्स है, उस समय में बीपी मंडल जी के भाषण, बीएन मंडल जी के भाषण में मैं देखता हूँ कि बिल्कुल उस चीज़ पे एक न्यू तरह का क्रिटिसिज्म जो यूनिक था मुझे नज़र आया। और मैं आशीष भाई को और आनंद सर को और जैन साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इनके बारे में जानने का अवसर मिला और जिज्ञासा भी पैदा हुआ कि इनके और भी जो विमर्श है और जीवन दर्शन है उसको समझ सकूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सिर्फ वो क्या हो गया, इनर्सिया डेवलप कर गया है। मंडल जी को हम याद करते हुए यही चाहेंगे कि हम कैसे इनिशिएटिव लें, हाउ टू री अबाउट डेमोक्रेसी, और एक नया शिफ्ट कैसे हम रिफ्रेम करें लोगों के दिमाग में, कैसे सीडिंग हो, हु इज आवर इनमी, ये सामने लाना जरूरी। मैं एक लाइन ये कहना चाहूँगा, यूजीसी के मामला पर जो आया है, आज भारत का आह्वान था, और दूसरा पक्ष भी वो भी बोल रहा था कि हमें भी हमारे अधिकार मिल गया, हम इसको कैसे छोड़ सकते। और एक ने कहा कि भाई हमें तो क्रिमिनल बना दिया गया। हमारा ये समझना है कि किस तरह से मुद्दों से भटका करके लोगों को आमने सामने फिर से खड़ा किया जाता है। सवाल ये होना चाहिए था कि हेफा एक्ट बन गया, हेफा लोग यूनिवर्सिटी को चलना, यूजीसी के फंड कट किए जा रहे हैं, ये सवाल होना चाहिए था। उसके जगह टकराव की बात सामने आ चुकी है। तो ऐसा लगता है कि हम फिर से पुरानी अवस्था में जा रहे हैं। ऐसे हम जैसे काउंटर रिवोल्यूशन कहते हैं, हमने जो चीजें लुइया ने लाया, फेडरलिज्म लाया, और उन्होंने जातियों के विमर्श को खत्म करके और नई राजनीति, एक फेडरल पॉलिटिक्स लाई, मंडल जी उसमें शामिल लोग थे, वो चीजें लगता है बैकफुट पर आ गए। वो जो रिवोल्यूशन उन्होंने किया वो काउंटर है। तो इसलिए हमें एक नई रचना करनी चाहिए, नई रचना ये राजनीति की करनी होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। सो वी शुड क्रिएट फॉर क्रिएशन, नॉट फॉर आवरसेल्व्स बट सेक ऑफ जनरेशन नेक्स्ट। धन्यवाद, धन्यवाद विजेंद्र जी, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय कहाँ गए? प्रोफेसर राजकुमार जैन, माइक म्यूट है उनका। जैन साहब, हाँ, जैन साहब, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही थी, अब आ गई है। आप अपनी कोई साथी कुछ बोलना तो नहीं चाहता है ना? राजवीर जी बोलोगे? नहीं अभी नहीं बोलेंगे, बाद में। आज अभी जैन साहब को समाप्त करने दो जी। हाँ, तो जैन साहब तो करेंगे ही अध्यक्ष जी समाप्त, और अपनी बात। हेलो, हाँ जी जैन साहब, राजवीर, आप अपनी भाषण में अपनी बात रखिए, और जो चीजें बच गई थी उसको आप विस्तृत रूप से बता दीजिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं समाजवादी समागम के सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं कि आज के इस
राजनीतिक अंधकार में युग में वो विचार के लॉ को और हमारे उन पुरखों को जिन्होंने समाजवाद की नींव के पत्थर थे हमारे, उनकी मार्फत समाजवादी यात्रा के उस मुश्किल मुकामों को, उन पड़ावों से कैसे वो गुजरे, उसकी कुछ छटाएं हमारे नए साथियों को सुनने को मिल रही है। डॉक्टर लोहिया ने एक जगह लिखा था, किसी भी आदमी की शख्सियत का सही अंदाजा उसकी मौत के 100 साल के, उसके उम्र के 100 साल के बाद ही जांचा जा सकता है। अक्सर होता है, हम देखते हैं कि जो बड़े जोरावर हैं, बरसरे इक़्तिदार हैं, बड़ी बड़ी ताकतें में मिनिस्टर हैं या कोई बड़े सरमाएदार घर के हैं, तो उनके घर वाले, उनके मानने वाले, उनके पीछे चलने वाले वक्ती तौर से उनका बड़ा गुणगान करते हैं उनके इंतकाल के बाद, मगर चंद दिनों के बाद ही वो भुला दिए जाते हैं, फिर उनका नाम लेवा नहीं होता। भूपेश बाबू की शख्सियत का, उनकी ताकत का इससे बड़ा और कोई हमारे सामने नजीर हो ही नहीं सकती कि आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी आज उनकी चर्चा, उन पर सोच विचार हिंदुस्तान में समाजवादी जगत के अंदर आज भी जारी है। बहुत सारे लोग हुए, बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे, मिनिस्टर रहे, तरह तरह के लोग रहे, और क्या कोई उनका नाम जानता है? जरूरी मानता हूं। क्या कारण है 1952 के चुनाव के बाद, 52 का, 57 का, 62 का, 67 का, 71 का मुसलसल जो चुनाव हुए, बिहार में सोशलिस्टों की दखल या पहचान किसी भी रूप में, चाहे वो सत्ता में है या नहीं है, एक पहचान हमारी बनी हुई है। इसकी जांच करना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब हम इसको समझेंगे, इसके पीछे हमारे सारे उन सोशलिस्ट नेताओं का जिन्होंने बिहार के उस पुरातन सारे सिस्टम के अंदर रहते हुए जिस तरह से समता और समाजवाद की लड़ाई को लड़ा और उसको जमीनी अमली जावा देने के लिए केवल घर में बैठकर कोई सिद्धांत बांटने से नहीं। मैं भूपेश बाबू के बारे में जब थोड़ा पढ़ रहा था, किस तरह गांव-गांव में नंगे पांव पगडंडियों पे चलकर, एक वक्त का खाना नहीं, बरसात हो, तूफान हो, चाहे 50 लोगों का वहां पे जमावड़ा हो, 25 लोग वहां इकट्ठे हो, ये लोग समाजवाद की मसाल जलाने के लिए वहां पर पहुंचते थे। और किरदार, आज मैं अपने एक साथी के, मेरे एक लेख पे टिप्पणी पढ़ रहा था, भूपेश बाबू का, जो इतने बड़े जमींदार के बेटे, 2-2 बार पार्लियामेंट के मेंबर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य रहे हो, और उनका अंत पटना के 4th क्लास टाइप के छोटे से 2 कमरे के सीलन भरे मकान के अंदर, वहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा। तो ऐसे लोगों की इन ऐतिहासिक त्याग को देखकर
लोग उनके पीछे चलते हैं, उनको मानते हैं। मगर मुझे आज अफसोस के साथ एक बात आज के संदर्भ में उठानी पड़ेगी, जो मैंने सवाल किया था कि क्यों पहचान है आज तक हमारी, मगर मुझे उस पहचान के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिखता है। एक तरफ भूपेंद्र जैसे बाबू जैसा आदमी, मंत्री पद की उनको कर्पूरी ठाकुर ने लिखा कि राम लखन सिंह यादव यहां पर कांग्रेस के एस्टेब्लिश्ड लीडर हैं, हमें अपना एक बैकवर्ड में बड़ा लीडर यादव में बनाना होगा, तो भूपेंद्र बाबू के अलावा कोई हो नहीं सकता पार्टी को बनाने के लिए। उनको मंत्री पद का, मिनिस्टर का ऑफर होता है और रिजेक्ट कर देते हैं। उन्होंने कहते हैं कि मैं जानता हूं लोहिया कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो त्याग, संघर्ष और विद्वता, कहीं भी कोई सानी नहीं। मुझे फख्र है, इस बात का गुरूर भी है कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। शुरुआत में वो राज्यसभा के सदस्य बनकर दिल्ली आए थे, 1968 की बात थी। तो हमारा दिल्ली की सोशलिस्ट पार्टी, हमारे नेता सावललाल गुप्ता, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, उस जमाने के अंदर टीवी नहीं था, उस जमाने के अंदर कोई इस तरह का आधुनिक यंत्र नहीं थे। तो दिल्ली की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी गुर्बत के सवाल पे, गरीबों पे होने वाले जुल्म, उनके खिलाफ लड़ते हुए अक्सर जलसे शहर के अंदर किया करते थे। क्योंकि दिल्ली के अंदर 1952 में जरूर 2 सोशलिस्ट एमएलए हमारे मीर मुश्ताक अहमद साहब और बीडी जोशी साहब बने थे, उसके बाद कोई सदन में नहीं था। तो गुप्ता जी हमारे बिहार के जितने भी, बिहार यूपी के एमपी दिल्ली में होते थे, उनको बुलाकर उन जलसों में बुलवाते थे। तो पहली दफे 1968 में मुझे भूपेंद्र बाबू को औज गाजी की एक सभा में सुनने को मौका मिला। उन्होंने वहां पर जिस तरह से आर्थिक सवालों को उसके अंदर आंकड़े देकर एक स्कॉलरली जिस तरह से उस मीटिंग में रखा, इसलिए उनकी हैसियत से मेरा परिचय हमारे नेता उर्मिलेश झा जी के मार्फत हुआ। वो जो डॉक्टर लोहिया के पीए थे। विठल भाई पटेल भवन के अंदर सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर था, वहां पर उर्मिलेश जी ने एक दिन, उर्मिलेश जी के साथ मंडल जी वहां पर आए हुए थे। तो उर्मिलेश जी आदतन किसी की तारीफ नहीं कर सकते, एक आलोचनात्मक दृष्टि उनकी हमेशा रहती थी। उन्होंने जो तारीफें उनकी की तो मैं दंग हो गया कि आज उर्मिलेश जी इतनी तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद मेरा उनसे संपर्क थोड़ा हुआ, बातचीत होने लगी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, इन बुजुर्गों के कारण अगर आज लालू प्रसाद यादव जैसे या दूसरे जो नीतीश कुमार हैं या दूसरे जो भी सोशलिस्टों के नाम से लोग आए हैं, इस फसल को उन्होंने तैयार किया था। इस वैचारिक जमीन को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, जिसके कारण गांव-गांव में, दूर देहात तक, मैंने काफी बिहार के अंदर भ्रमण किया है। जॉर्ज फर्नांडिस के चुनाव में, मधुलिमे के चुनाव में मैं काफी घुमा। गाछ के अंदर, सर्दी के अंदर रात को 2-2 बजे तक लोग बैठकर जिस तरह समाजवाद की बात सुनते थे और जिक्र करते हैं, तो जो वैचारिक हमारा आधार था, सिद्धांत और संघर्ष दोनों पे इन्होंने उसको लीड किया। अभी साथी हमारे आशीष जिक्र कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था, मैंने दिल्ली के अंदर 1962-57 के चुनाव में देखा है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ हमारे यहाँ चांदनी चौक से मीर मुश्ताक अहमद झोपड़ी के चुनाव चिन्ह से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे।
और शाल वाले एक बीजेपी के दीपक के चुनाव से थे, तो नारा लगता था काली आंधी आएगी झोपड़ी उड़ जाएगी, चूहा बत्ती ले गया वोट दो बैलों की जोड़ी को दो। उस समय सोशलिस्ट पार्टी के लोग हल चक्र का झंडा लेकर, जानते हुए कि हमारी जमानत नहीं बचेगी, डॉक्टर लोहिया ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे सो में था, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। डॉक्टर लोहिया का अरमान ब्राह्मण बंगी एक समान, सबको शिक्षा एक समान, नारा लगाते हुए हमें लगता था कि हम चुनाव के अंदर हम चुनाव लड़ने का मकसद ही हमारा ही है। तो हमारे इन पुरखों ने, बुजुर्गों ने वहां पर इस डंडे को रखा था। सभी साथियों ने बताया कि जब डॉक्टर लोहिया के साथ जो बुनियादी रूप से बिहार की राजनीति में शुरू से जुड़े थे, उसमें मंडल जी उस कतार के हमारे नायक थे, और इसीलिए डॉक्टर लोहिया के आग्रह पे ही उनको वहां पर तमिलनाडु के अंदर पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। सोशलिस्ट पार्टी के लिए हमें फख्र है इस बात का, हमारे आदर्श ऐसे नहीं हिंदुस्तान के अंदर उसको खड़ा कर दिया गया था। आचार्य नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य कांग्रेस पार्टी के टिकट से जीत कर आए थे, मगर उसके बाद जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने लगे तो आठों के आठों हमारे विधानसभा के सदस्यों ने वहां से इस्तीफा दे दिया। उड़ीसा में सारंग धर्म दास वहां विधायक थे, उन्होंने भी इसी तरह की परंपरा का पालन कर दिया। आज सवाल है कि आज लोकतंत्र बचेगा कैसे? आज हमारे सामने सवाल है समाजवाद, मसावाद, उसका परचम कैसे लहराया जाएगा? एक तरफ हमारे पुरखे थे जिन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ साथ विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया, और आज लाश ठंडा नहीं हो पा रही, अभी राख गर्म है, बस सत्ता का लोभ मोह सब सारी मान्यताओं को छोड़कर पीछे छोड़ता है। ये आदर्श हमारे सामने आ रहा है। आज सियासत के अंदर विचारधारा, पार्टी कपड़े बदलने की तरह हमारे सामने आदर्श आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं। दौलत का नंगा नाच सियासत के अंदर सामने है। ये सारे सवाल आज समाजवाद के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सब इस पर अंकुश नहीं लगा तो लोकतंत्र भी अपनी पूरी ताकत से चल नहीं पाए। आज मैं सब साथियों के माध्यम से एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा। समाजवादी समागम इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सभी साथियों को कि आज के राजनीति के इस दौर में जब दौलत और शोहरत की बेहताशा दौड़ लगी हो, कोई सिद्धांत नीति का कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं रह गया हो, जैसे तैसे सत्ता को हथियाने का ही एकमात्र उद्देश्य हो, उस समय समाजवादी समागम की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना में मूल उद्देश्य इसका 3 उद्देश्य इसके अंदर रखे गए। पहला कि हम अपनी विचारधारा, जो सोशलिस्ट नीतियां, सिद्धांत, दर्शन, विचार दर्शन, सिद्धांत है, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। जो हमारे पुरखों ने साहित्य रचा है, जो बहस उठाई है, हम उनको उस सब को जहां जहां से भी होगा उन रचनाओं को संग्रहित करके उस लिटरेचर को उसको बनाकर उसको संग्रहित करने का काम करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। तीसरा उद्देश्य हमारा समाजवादी समागम का है कि नई पीढ़ी में आज जो विचार सिद्धांत से जो अलग महरूब हो गई है, उसके अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शिक्षित कर सके, शिक्षण शिविर चला सके, जितना साहित्य हम प्रकाशित कर सके, उसको भी हम कर पाए। तीसरा उद्देश्य हमारा यह है।
और इसके साथ साथ समाजवादी समागम, हम मानते हैं जो आंदोलन, जो कौम अपने इतिहास के पुरखों को भूल जाती है, उसका अस्तित्व जिंदा नहीं रह सकता। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, लड़ने की हिम्मत मिलती है। कैसा भी जुल्म हो, कैसी भी दुश्वारियां, परेशानियां हमारे सामने हो, उससे टकराने का हमें हौसला मिलता है। त्याग की भावना कहां से आएगी? जब हम मंडल जी को पढ़ेंगे, जब कपूरी ठाकुर का चरित्र जानेंगे, जब हम मधुलिम में राजनारायण की लड़ाइयों का इतिहास जानेंगे, वो हमें प्रेरणा देगा। समाजवादी समागम वक्त वक्त पर इन सब कामों को भी अपने सीमित साधनों, सीमित लोगों के बावजूद करता रहा। हमारे समाजवादी समागम ने मधुलिम में जन्म शताब्दी समारोह को बड़े विस्तृत स्तर पे उसको मनाया। कपूरी ठाकुर जन्म शताब्दी वर्ष पूरे बड़े स्तर के ऊपर जहां तक हमारी ताकत थी, 20-25 किताबें अभी तक समाजवादी साहित्य से संदर्भित, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे साथी रमाशंकर सिंह की है, प्रकाशित की गई। हमने अपने पुरखों के नाम के साथ साथ उसके ऊपर, उनकी जयंती के ऊपर विशेषांक लिखा। हमें इस बात का फख्र है कि सबसे पहले समाजवादी समागम ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस पर दिल्ली में एक बड़ा भव्य आयोजन किया। उसमें एक पुस्तक भी प्रकाशित की और उस दिन उसको कांग्रेस स्थापना दिवस को हम लोगों ने मनाया। आज उसी कड़ी में हमने अपने एक और योद्धा भूपेंद्र नारायण मंडल को याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर अपनी कमजोरियों और कैसे हमारा आंदोलन विचारधारा आगे बढ़े, इसको भी याद करने का मौका मिला। साथियों, अंत में कहूंगा, समाजवादी इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार है अपने पुरखों के कि हिंदुस्तान की सियासत में विचार के स्तर पर, भले हमारा कर्म के स्तर पर, संगठन के स्तर पर हम ना हो, विचार दर्शन में आज भी जो विचार दर्शन सिद्धांत नीतियां हमारे पुरखों ने रची थी, सारी हिंदुस्तान की राजनीति के विमर्श उसके इर्द गिर्द है। एक भी ऐसा विमर्श आज हिंदुस्तान की सियासत में नहीं है जिसको सर्वप्रथम हमारे पुरखों ने ना लिखा, ना बोला। ठीक है, आज के दौर के अंदर जिस तरह से जातिवाद, धर्म का नंगा नाच, भाजपा के शासन में जिस तरह से आज हिंदू मुसलमान या जाति के विमर्श को जिस तरह से उसको गोलबंदी कर कर आज हिंदुस्तान में समाजवाद को पीछे धकाया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने की ताकत हमें अपने पुरखों को याद कर कर, इनके त्याग, इनके संघर्ष, इनकी जीवन गाथाओं को ध्यान में रखकर हमें नई शक्ति मिलती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का आयोजन हुआ। इसमें सभी साथियों ने भाग लिया, उन सबका भी मैं शुक्रगुजार हूं। हम आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें, आप सभी साथी अपना सुझाव देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।